हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तलब तेरे इश्क की का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 14 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। दोस्तों, इस कहानी में ज़्यादा भाग नहीं हैं, तो इसलिए मैं इसका नाम नहीं चेंज कर रही हूँ, पर अगली कहानी का नाम मैं कुछ अलग रखूँगी। थैंक यू। आदर्श ने रास्ते में अक्षत को ड्रॉप किया तो जाते जाते वह बोला, मायूस मत होना ब्रो, वह मेरी ही भाभी बनेगी। फिर बोला, तुमने? हाँ बोलूँगा, वह सच में तुम्हारे लिए ही बनी है और तुझे वही संभाल सकती है। अरे तू आग है तो वह पानी है, तू तूफानी हवा सा है तो वह शीतल पवन सी है, तू सूरज सा अंगार लिए है तो वह चांद सी शीतलता लिए है। तुम दोनों की जोड़ी परफेक्ट है ब्रो, तुम दोनों बने हो एक दूजे के लिए, सो बेस्ट ऑफ लक। आदर्श मुस्कुराने लगा। यूं ही मुस्कुराता रह, बहुत हैंडसम दिखता है। चल बाय बोलकर अक्षत अपने घर की तरफ चला गया और आदर्श कार की स्टीयरिंग घुमाकर अपने घर की तरफ। अक्षत की बातें सुनकर वह जरा शांत था, सामान्य था और आरवी के साथ अपना फ्यूचर सोचकर मन ही मन खुश हो रहा था। वह सीधे अपने घर पहुंचा, कार को पार्किंग में लगाया और छल्ला उंगलियों में घुमाते हुए घर के अंदर गया। मामा, डिनर बन गया क्या? लगा दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। हाँ लगा देती हूँ, तुम जाकर पहले फ्रेश होकर आओ। पापा भी बस आ ही रहे हैं तो साथ में कर लेना। रसोई से ही दीपा जी ने आवाज़ लगाई। क्या अब तक पापा नहीं आए हैं? देर हो गई आज उन्हें। दीवार पर टंगी घड़ी में समय देखते हुए आदर्श ने कहा। देर तो होगी ना, जब बेटे काम पर ध्यान ना दे तो। बोलते हुए पीछे से घर में कुलदीप बाबू ने प्रवेश किया। आदर्श पापा के हाथ से बैग लेते हुए कहा, आज बहुत देर हो गई। हाँ कहा तो, अब तुम काम पर ध्यान नहीं दोगे तो मुझे ही देना पड़ेगा ना। क्या हुआ पापा, कौन सा काम रह गया है? फिर बताया क्यों नहीं? अभी बताता हूँ, पहले फ्रेश तो हो जाऊँ। दीपा जी एक गिलास पानी। जब तक वो बोलते तब तक दीपा जी एक गिलास पानी लिए आ चुकी थी और बेटे की तरफ देखते हुए बोली, अरे तुम भी कैसे गए? घर पैदल आ रहा था क्या? लेकिन मैंने तो कार की हॉर्न सुनी। नहीं मम्मा, वह जब तक कुछ बोलता तब तक कुलदीप बाबू बोले, पैदल नहीं, ऑटो से आ रहे थे वहाँ से। आदर्श चौंक गया। पापा को कैसे पता चला? कहीं यह अक्षत के बच्चे ने तो बता नहीं दिया? वहीं दीपा जी जरा चिंतित होते हुए बोली, ऑटो से? पर क्यों बेटा? अगर कार खराब थी तो कॉल करता, ड्राइवर दूसरी कार लेकर जाता। देखो तो कितना भीग गया है, जाओ जल्दी चेंज करो वरना सर्दी लग जाएगी। अरे वो मेरे बच्चे की प्यारी माँ, कभी मेरी भी फिक्र कर लिया कीजिए। मैं भी काम करके घर लौटा हूँ और मैं भले ही भीगा नहीं हूँ पर थका हुआ ज़रूर हूँ। मैं फ़्रेश होकर आ रहा हूँ, जल्दी से डाइनिंग टेबल पर खाना लगाइए। और जिस बेटे की इतनी फ़िक्र हो रही है ना, और आपको लग रहा है कि महाशय की कार ख़राब हो गई थी, तो बता दूँ, इनकी कार नहीं, इनका दिमाग ख़राब हो गया है। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। पापा, क्या आपको पता है? आपने देखा? हाँ बिल्कुल। तो प्लीज़ पापा चुप रहिए ना। किस बारे में बात कर रहे हो तुम दोनों? और क्या बताने से मना कर, चलो बताओ हमें भी चुपचाप। दीपा जी ने कमर पर हाथ रख जरा गुस्से में कहा, अरे मेरी जान, आपको पता नहीं है, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन नहीं नहीं खतरनाक हो जाती है। देखो तो कितनी खतरनाक लग रही है तुम्हारी मम्मी गुस्से में। आदर्श ने तुरंत पापा की तरफ देखा। वहीं दीपा जी अब भी नहीं समझी। वह भौं सिकोड़ कर बेटे की तरफ तो कभी पति की तरफ देख रही थी। तो कुलदीप जी ने फिर छेड़ते हुए कहा, दीपा, मुझे लगता है आपने बादाम खाना छोड़ दिया है। एक काम कीजिए, आप रेगुलर खाया कीजिए, आपका दिमाग तेज होगा। दीपा जी और ज़्यादा गुस्सा होती उससे पहले ही कुलदीप जी ने कहा, बहू के साथ
मेरा मतलब हमारी होने वाली बहू के साथ ऑटो सवारी का लुत्फ़ उठा रहा था बरसात में। और इतना ही नहीं, साहबजादे ड्राइविंग कर रहे थे। व्हाट? यह क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। लेकिन तब तक आदर्श तो वहाँ से रफू चक्कर हो चुका था फ्रेश होने के लिए। इधर आरवी डिनर करके वापस कमरे में आ गई और एक बार फिर कबर्ड खोलकर उस कोट को देखने लगी। क्या करूं? कल उन्हें वापस कर दूं? नहीं नहीं, वापस नहीं करूंगी, बोलते हुए बाजू को होठों से छू लिया और इस तरह लजा गई मानो वह कोट नहीं खुद आदर्श हो। तभी दादी ने आवाज़ लगाई, बेटा लाइट बंद कीजिए और सो जाइए, ज़्यादा देर तक पढ़ाई मत कीजिए। अक्सर आरवी देर रात तक पढ़ाई करती थी तो दादी को यही लगा, पर अब उन्हें कौन बताए, बेटी एकेडमिक की पढ़ाई नहीं प्रेम वाली पढ़ाई कर रही थी। इधर आदर्श फ्रेश हुआ और निक्कर टी शर्ट पहनकर नीचे सीढ़ी पर उतर रहा था और मन ही मन सोच रहा था, पापा ने देख लिया, अब मम्मी को भी पता चल गई, पता नहीं वह दोनों क्या सोचेंगे अब। तभी पापा ने कहा, आओ बेटे आओ, कोई बात नहीं, होता है। जब हमें प्यार होता है, हम प्यार में होते हैं तो अपने प्यार को मनाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तुम तो सिर्फ ऑटो ड्राइवर बने हो, मुझसे पूछो क्या क्या नहीं बना हूँ। क्या क्या बना थे बताइए ना पापा, ज़रा मैं भी वो तरीका आजमाऊँगा। तुम टेबल पर बैठो तो सही, अभी बताता हूँ। बोलकर दीपा जी की तरफ देखा तो उन्होंने धीरे से लेकिन ज़रा गुस्से में कहा, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं आप? अरे अपने बेटे को अपनी प्रेम कहानी के बारे में बोलते हो, शर्म नहीं आएगी? उन्होंने ना में सिर हिला दिया, नहीं आएगी। फिर चलिए आज कमरे में बताती हूँ मैं आपको। अरे मजाक कर रहा हूँ, कितना जल्दी नाराज़ हो जाती हो तुम भी। तो दीपा जी ने राहत की सांस ली और बेटे से कहा, अरे बेटा कभी बहू को घर भी लेकर आओ, हमें भी मिलाओ, हम भी तो देखें कैसी दिखती है हमारी बहू। अब आदर्श कैसे बताएं कि सच्चाई क्या है। तो आदर्श ने कह दिया, मम्मा ऐसे घर नहीं आएगी, वो थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप है, जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं है, कहीं किसी के घर आती जाती नहीं। तो फिर ठीक है, वो नहीं आएगी तो हम ही उसके घर चले जाते हैं, इसी बहाने अपनी बहू के साथ उसकी दादी से भी मिल लेंगे। आदर्श बोला, नहीं पापा इतनी जल्दी क्यों, और शादी थोड़ी ना हो रही है जो आप बात करने जाएंगे। अरे शादी क्यों नहीं होगी, जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो वैसे भी 2 महीने बाद तुम 27 के होने जा रहे हो, वहीं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में वो है तो 22 साल की तो होगी ही। फिर भी पापा मुझे इतनी जल्दी नहीं है शादी करने की, और अभी वह पढ़ाई ही कर रही है, उसे आगे कुछ करना है। बात तो सही है तुम्हारी। वैसे पापा मैंने जो बताया था आपको उस बिजनेस के बारे में उसे लेकर क्या ख्याल है? वह कपड़े का बिजनेस जिससे उसकी दादी को काम मिल जाता। उसकी दादी के हाथ तो अब लगभग ठीक हो चुके हैं, काम कर सकती है, खुद नहीं तो कम से कम करवा तो सकती है। हाँ, पर जो तुम बोल रहे हो इतनी जल्दी काम तो शुरू नहीं हो सकता। फिर तुम क्या चाहते हो कि उसकी दादी जीवन भर काम ही करती रहे? अभी तुमने कहा ना कि वह पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो उसे पढ़ने दो, कुछ करने दो। पर वो कैसे पढ़ेगी बिना पैसों के? मेरा मतलब उसकी दादी काम नहीं करेगी तो वह पार्ट टाइम जॉब करके कितना कमा लेगी, फिर घर भी चलाना है और किसी से मदद नहीं लेगी, इनफैक्ट मुझसे भी नहीं। ठीक है, उसकी दादी को मैं काम दिलाता हूँ, उस बच्ची को पढ़ने बोलो, अगर हो सके तो पार्ट टाइम जॉब भी करने मत बोलो। वह मानेगी नहीं तो मनाओ, अब कैसे तुम जानो। तीनों बातें करते हुए खाना खा रहे थे, तभी कुलदीप जी के असिस्टेंट का कॉल आता है कि दिल्ली वाले ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और सुबह आपका एक क्लाइंट के साथ मीटिंग अटेंड करना है। मैंने सुबह 9 बजे का टाइम फिक्स कर दिया है, मीटिंग वर्चुअल ही रहेगी। ठीक है, क्या हुआ पापा? तो उन्होंने सारी बातें बता दी। ठीक है, रहने दीजिए, जब वर्चुअल ही होगी तो वह मीटिंग मैं अटेंड कर लूँगा आपकी जगह। अरे लेकिन क्यों, तुम गुस्से में जल्दी आ जाते हो, बात बिगड़ जाएगी। भरोसा रखिए पापा,
बात बिगड़ेगी नहीं, बनेगी। फिर डिनर कर सब अपने अपने कमरे में गए। आदर्श कुछ देर तक बैठकर लैपटॉप पर काम करता रहा और सुबह जो मीटिंग करनी थी तो उस क्लाइंट से कैसे बात करनी है, कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में सोचता रहा और अपने असिस्टेंट से डिस्कस करता रहा। अगली सुबह यूँ तो आरवी रोज़ जल्दी उठ जाती थी, पर आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई। वैसे भी बेचारी प्यार में पड़ गई थी तो नींद चैन सब गायब हो चुकी थी। वह झटपट फ्रेश हुई और जाकर अपने लिए और दादी के लिए नाश्ता भी बना दिया। किचन में आवाज़ सुनकर दादी आई और बोली, बेटा आप इतनी जल्दी कैसे उठ गई? मैं उठकर नाश्ता बना देती ना, आपको थोड़ी देर और पढ़ाई कर लेती। पढ़ाई कर ली दादी, और फिलहाल आपका हाथ भी तो ठीक नहीं है ना? हाँ बेटा, धीरे धीरे काम करूँगी तो यह ठीक रहेगा। काम बिल्कुल बंद कर दूँगी तब तो यह हाथ अकड़ जाएगा। जाइए आप रेडी होइए कॉलेज के लिए, मैं नाश्ता पैक कर देती हूँ। जी दादी, बोलकर वह रसोई से निकली और बेडरूम में रेडी होने के लिए जाने लगी। तभी दादी ने कहा, आरू बेटा आज भी गोभी के पराठे बनाए? क्यों, इतना पसंद आने लगा? इतना तो कुछ खास पसंद नहीं है आपको, और कल ही तो ले गए थे और आज फिर बना लिया। आरवी सकपका गई। इतने जल्दी क्या आंसर करूं समझ नहीं आया। तो उसने कहा, हाँ दादी, वह सिद्धि कल नहीं खा पाई थी इसलिए। अच्छा ठीक है। तो आरवी राहत की सांस ली और पहनने के लिए कपड़े निकालने लगी। तभी उसे याद आया, आदर्श ने कहा था जब अपने दिल की बात कहनी हो तो इसी गुलाबी रंग के ड्रेस में आ जाना। याद करते ही चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने तुरंत एक बंद गले की गुलाबी कलर का कुर्ता और ट्राउज़र निकाल लिया। उसे उलट पलट कर देख लिया और पहनने की हिम्मत नहीं हुई तो उसे वापस अंदर रख दिया। सावन का महीना आ चुका था तो उसने एक हरे रंग की कुर्ती लेगिंग्स निकाली। छोटी छोटी मोतियों वाले मैचिंग छोटे से झुमके, आँखों में काजल, होठों पर हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक और अपने लंबे बाल को साइड मांग निकाल कर खुला छोड़ दिया और फिलहाल खुद को घूम घूम कर आईने में देख रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और सिद्धि अंदर आई, लेकिन खुद में खोई सिद्धि आ गई है कमरे में, यह ध्यान नहीं दिया आरवी ने। वह भी उसे गौर से देख रही थी। जब उसने नहीं देखा तो ज़ोर से उसने खांसी किया। ओह मैडम, अब और कितना खुद को देखोगी? बहुत सुंदर लग रही हो। अब इससे ज़्यादा कुछ किया तो देखना, जीजू बेहोश हो जाएंगे। और अभी इतना क्यों सज धज रही है? जब तक मेरे जीजू आपको देखेंगे तब तक तो सारे मेकअप खराब हो गए रहेंगे। अब चलो, 7 बजे गए, निकलना है हमें, बोलकर वह बेड पर बैठ गई। तो आरवी ने उसकी तरफ देखा और कहा, अरे तू कब आई? तभी जब आप किसी के ख्यालों में गुम थे, तभी उसकी नज़र उस कोट पर गई और सिद्धि चौंकते हुए बोली, ओ माय गॉड, यह तो आदर्श सर का है। तुम्हारे पास कैसे? क्या आदर्श सर यहाँ आए थे? अरे नहीं, तो फिर उनका कोट तुम्हारे कमरे में कैसे आया? तो आरवी ने उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए कहा, अरे धीरे बोलना, दादी बाहर सुन लेगी। फिर वह सिद्धि का हाथ पकड़ लिया और कल रात वाली सारी बातें बता दी। और फिर उसके दिल में जो हलचल मच रही थी, जो फीलिंग थी, वह सारी बातें बता दी। ओहो, नाना करते तुम भी प्यार कर बैठी, देखो तो क्या ब्लश कर रही है। वैसे मुझे जो बात बताई वह जीजू को कब बताने वाली है? पता नहीं सिद्धि, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही, सोचकर ही हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। मैं तो उनका सामना भी ठीक से नहीं कर पाती हूँ, तो यह बात कैसे बोल पाऊँगी? तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वह तुझे ऐसे देखेंगे ना तो अपने आप समझ जाएंगे। मैं उन्हें दिखाने के लिए इतना तैयार नहीं हुई हूँ। मुझे बेवकूफ़ बनाने चली है, उसे नहीं तो किसे दिखाने के लिए तैयार हुई है इतना? तो आरवी अपना चेहरा हाथों में छुपा कर हंसने लगी। चलो अब हम निकलते हैं, वरना कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। और फिर दोनों कमरे से बाहर निकली तो दादी ने देखा तो बहुत खुश हो गई और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कितनी अच्छी लग रही हैं आप। आरवी ने दादी का पैर छुआ कर आशीर्वाद लिया और बाहर निकल गई। पीछे से दादी देखती रह गई।
इस साल तो इसकी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और 22 साल पूरा हो जाएगा। प्रभु कुछ करो, कैसे इसके हाथ पीले होंगे, कौन है इसके नसीब में, जिसे भी तुमने बनाया है भेज देना, वह मन ही मन बोल रही थी। वह दोनों बाहर रोड पर निकली। सिद्धि ऑटो रोकने लगे। वहीं आरवी चारों तरफ घूम घूम कर देख रही थी। एक तो सावन का महीना था, हरियाली चारों तरफ दिख रही थी। मौसम वाकई अच्छा था, पर उसे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। बिल्कुल सही कहा था आदर्श ने, जिस दिन आपको प्यार का एहसास होगा तो सारी दुनिया रंगीन लगने लगेगी, सब कुछ अच्छा लगेगा। वह उसे वाकई आज फील हो रहा था। अभी कुछ ही देर दूर गई कि बाइक पर बैठा एक युवक रोड के किनारे दिखा, जो कि उसे ही देख रहा था। आरवी को जब एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है तो उसने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया। परंतु आरवी तब तक एक झलक उसका चेहरा देख चुकी थी और वह कुछ जाना पहचाना सा लगा। वह पलट कर देखने लगी, लेकिन तब तक वह बाइक पर बैठकर निकल गया। वह कुछ सोचती तब तक सिद्धि ऑटो ले चुकी थी और उसने कहा, अरे आज आजा आरवी, बैठ जा। और दोनों बैठकर कॉलेज के लिए निकल गई। इधर आदर्श पापा के कहे अनुसार दिल्ली वाले क्लाइंट के साथ ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना था, तो जल्दी ऑफिस आ गया और काम में व्यस्त हो गया। उसने अपने असिस्टेंट और मैनेजर से कह दिया, बाकी तुम दोनों काम देख लेना, आज मैं ज़रा व्यस्त हूँ, तो बेवजह के छोटे मोटे कामों के लिए डिस्टर्ब मत करना, केबिन में मत आना। वहीं आज आरवी कॉलेज में परेशान हो गई। वह जल्दी छूटना चाहती थी क्लास से, पर लग रहा था मानो क्लास ख़त्म ही नहीं हो रही है। 40 मिनट का क्लास होता था एक, जो कि आज 2 घंटे का लग रहा था। वह बार बार घड़ी देख रही थी, तो बाजू में बैठी सिद्धि ने कहा, अरे कितना वॉच देखेगी, यहाँ से निकलकर हमें ऑफिस ही जाने वाले हैं और आदर्श सर से ही मिलेंगे, मतलब जीजू मिलेंगे और उनके होश फाख्ता होने वाले हैं आज। तो उसने चिमटी काट ली, मुंह बंद कर अपना। और फाइनली कुछ देर में क्लास ख़त्म हुआ और बेचारी का इंतज़ार भी। वह बाहर निकली और ऑफिस जाने के लिए ऑटो लेने लगी, तो फिर ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। और जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो गायब था। आरवी के चेहरे पर हल्की सी घबराहट आ गई। सिद्धि फ़ोन में व्यस्त थी, तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया और कुछ देर में दोनों पहुंच गए और अपने अपने सीट पर बैठकर काम करना शुरू कर दिया। आरवी बार बार केबिन की तरफ देख रही थी कि शायद आदर्श सर निकले, पर जब वह नहीं आया तो उसने अपना बैग लिया और उठकर केबिन की तरफ बढ़ गई, तो अंदर से प्रवीण निकल रहा था। एक्सक्यूज मी मिस आरवी, आप कहाँ जा रही हैं? आप अपनी सीट पर जाकर काम कीजिए। वो मुझे अभी आदर्श सर बहुत बिजी हैं, आपसे नहीं मिल सकते। परंतु फिर भी वह खड़ी रह गई। तो प्रवीण ने ज़ोर से कह दिया, अरे कहाँ न जाने के लिए, तो आप जाइए ना, आप उनकी पीए नहीं हैं जो जब तक मुँह उठाकर चली जाएंगे। जाओ अपना काम करो। उसने ज़रा डांट कर बोला, तो वह घबरा गई और अपना बैग लेकर वापस अपने जगह पर बैठ गई और काम करने लगी। लेकिन सिर उठा उठा कर बार बार देख रही थी, पर आज आदर्श बिल्कुल नहीं निकला। तो वह परेशान हो गई। क्या हुआ, आज निकल क्यों नहीं रहे? उनकी तबीयत ठीक तो है ना? कल भीग भी गए थे। मन ही मन बोलकर सिहर गई। उसे चिंता होने लगी। तो एक बार फिर से उठ खड़ी हुई और जाने लगी, तो प्रवीण ने फिर देख लिया। कहाँ जा रही हो? कहाँ ना सर बिजी हैं? आरवी ने तुरंत कहा, वह अपने फाइल दिया था ना, और आपने कहा था ना सर को देना है, तो वही देने जा रही हूँ। ठीक है, लाइए दीजिए, मैं दे दूँगा। बोलकर प्रवीण ने उसके हाथ से फाइल लिया और आदर्श के केबिन में न जाकर अपने केबिन में चला गया। अब आरवी ने धीरे से डोर नॉक किया, तो पीछे से आवाज़ आई, कम इन। अपने काम में व्यस्त आदर्श ने ध्यान नहीं दिया कि दरवाजे पर कौन है। आरवी डोर खोलकर वहीं खड़ी रह गई। समझ नहीं आ रहा था क्या कहें, कैसे बुलाएं। फिर वह धीरे से बोलने लगी कि तभी आदर्श ने नज़र उठाकर देखा, तो एक पल के लिए देखता रह गया। और वह अभी बोलने लगा कि तभी एक कॉल आ गया और उसने इशारे में कहा, आप बाहर चलो, मैं आ रहा हूँ। पर आरवी समझ नहीं पाई
और उसे लगा कि वह उसे बाहर जाने बोल रहा है, तो वह तुरंत बाहर निकल गई। पर अब उसकी आंखें डबडबाने लगी। एक तो प्रवीण ने इतनी बार डांट दिया था, फिर चोरी छिपे गई भी तो आदर्श ने बाहर जाने बोल दिया। अब उसे रोना आ रहा था। वह अपने सीट पर बैठी और काम करने लगी। वह खुद को संभाल रही थी, पर लग रहा था अब रो देगी तब रो देगी। पर सर को काफ़ी झुकाकर काम करने लगी और आँख से आंसू निकलने से पहले ही रुमाल से पोंछ लिया। अब उसे पछतावा हो रहा था, क्यों इतना सब किया। इधर जब आदर्श फ्री हुआ तो बाहर निकला, पर आरवी अपनी सीट पर नहीं थी। तो इधर उधर नज़रें दौड़ा कर देखने लगा, पर नहीं दिखी। तभी प्रवीण दिखा तो पूछा, आरवी कहाँ गई? सर यही होगी कहीं। क्या हुआ? अरे वह आ रही थी केबिन में। हाँ, पता नहीं क्यों बार बार आपके केबिन में जाने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने डांट दिया उसे। सुनते ही आदर्श हाइपर हो गया। किसने कहा उसे डांटने के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे कुछ भी कहने की? देखो प्रवीण, अगर तुम्हारे डांटने की वजह से वह रोई या अपसेट हुई या फिर उसे कुछ हुआ तो फिर खैर नहीं है तुम्हारी। सर कितना हाइपर हो रहे हैं। वह एक नॉर्मल एम्प्लॉय है और कोई नहीं, और वह बार बार आपके केबिन में जा रही थी। आपको डिस्टर्ब होता है इसलिए मना किया। चुप रहो और उसे एम्प्लॉय मत कहना। तो क्या कहूँ? कौन लगती है आपकी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह बात पूछने की? आदर्श अब तक उसका कॉलर पकड़ चुका था। बाकी एम्प्लॉय उसे ही देख रहे थे। सर प्लीज़ काम डाउन, गलती हो गई, मुझे नहीं पता था। कौन लगती है मेरी? तो बस इतना समझ लो कि दुनिया में सबसे स्पेशल है वो मेरे लिए ही बनी है। तो आइंदा उससे आराम से बात करना तो नज़र झुका के रहना, वरना। सॉरी सर, पता नहीं था। मैं अभी देखता हूँ कहाँ है आरवी मैडम। अपना काम करो चुपचाप, मैं देखता हूँ जाकर उसे। और वह पागलों की तरह ढूंढने लगा। तब अचानक याद आया, कहीं कैफेटेरिया में तो नहीं है। वह उस तरफ जाने लगा, तभी आरवी सामने से आती दिखी। वह शायद बाथरूम से निकली थी। चेहरा तो धो लिया था, पर रोई है ये साफ दिख रहा था। आदर्श ने उसे देखा तो उसकी कलाई पकड़ ली और अपनी केबिन में ले आया। क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? तो उसकी आंखें और छलकने लगी। आदर्श ने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला, उसके आंसू पोंछने लगा। क्या हुआ? प्रवीण ने आपको डांटा? सुनकर आरवी का गला रूंधने लगा। यह बच्चों की तरह रोना क्यों शुरू कर देती हैं आप? भगवान ने जुबान दिया है तो बोल सकती नहीं है क्या? उसने पूछा। तो आपने बताया क्यों नहीं? मेरा नाम लिया क्यों नहीं? कहा क्यों नहीं? हर समय आंसू बहाने से काम नहीं होता है। आँख से आंसू बहाना मतलब खुद को कमज़ोर दिखाना, समझिए आप। आरवी आंखें उठाकर उसकी तरफ एकटक देखने लगी और नज़र घुमाते हुए धीरे से कहा, आप भी तो वही कह कर रहे हैं, डांट रहे हैं। सुनते ही आदर्श ने तुरंत उसे सीने से लगा लिया और उसका सिर सहलाने लगा। अरे नहीं मेरी जान, मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब आरवी शांत हुई और वैसे ही आदर्श के सीने से लगी रही। उसने फिर पूछा, वैसे क्यों आ रही थी आप? कुछ काम था? कोई बात करनी थी? तो अब आरवी को समझ में नहीं आया कि क्या बोलूं। तो उसने कहा, वो कल रात मैं आपका कोट ले गई थी, वह वापस करने आई थी। उसने झूठ बोल दिया, जबकि वह कोट लेकर तो आई नहीं थी। आदर्श मुस्कुराने लगा और उसे एकटक देखा, फिर झुककर उसके कान के पास जाकर अपना मुंह ले जाकर धीरे से कहा, मेरा कोट आप ही रखिए, मुझे वो नहीं कुछ और चाहिए। आरवी का कलेजा धक धक करने लगा, जो आदर्श महसूस कर रहा था। तो आरवी ने सिर उठाकर कहा, क्या? तो आदर्श ने भी बेहद धीरे से कहा, आपका दिल। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।